हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएम पॉलिटिकल साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य को, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी हैं, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। ये महान विचारक हैं जिनको हम सब जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, उसके समकालीन विचारक हैं कौटिल्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने के पीछे कौटिल्य का ही हाथ है। ये नंद वंश में अपमानित हुए थे, इसलिए इन्होंने नंद वंश के विनाश का प्रण लिया था और उसी के फलस्वरूप इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाया, चक्रवर्ती सम्राट बनाया। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसीलिए इनको भी चाणक्य कहा जाने लगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हैं। नंदवंश के विनाश के पीछे इनका हाथ था। इनके जन्म के बारे में विभिन्न मत हैं। जैसे बौद्ध धर्म के विचारकों का मानना है कि इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था, जबकि जैन धर्म के विचारकों का मानना है कि कौटिल्य का जन्म मैसूर के श्रवणबेलगोला में हुआ था, जबकि अन्य विचारक मानते हैं कि कौटिल्य का जन्म नेपाल के तराई प्रदेश में हुआ था। इस तरह विभिन्न मत हैं कौटिल्य के जन्म के बारे में। कौटिल्य की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी और ये एक आगे चलकर बहुत ही महान राजनीतिवेत्ता और नीति शास्त्र के वेत्ता बने थे। विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस किताब है विशाख दत्त की, जिसमें कौटिल्य की कुटिया का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि कौटिल्य इतने महान होते हुए भी, चंद्रगुप्त के इतने करीबी होते हुए भी, इन्होंने अपने त्याग की भावना और अपने जो ब्राह्मण की जो इनकी छवि थी पहले, ये कभी घमंड में नहीं और तपस्वी बने रहे। इन्होंने कभी घमंड नहीं किया और ना ही इन्होंने अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको छोड़ा। कौटिल्य का मानना था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यानी कि किसी भी राज्य की अगर प्रजा सुखी है तो ही राजा सुखी रह सकता है। राजा को अपनी प्रजा के सुख और दुख में ही अपना सुख और दुख देखना चाहिए, यानी कि प्रजा की भलाई में राजा का बहुत बड़ा हाथ होता है। और राजा अगर प्रजा के बारे में सोचता है तो वह राज्य हमेशा ही खुशहाल होगा। कौटिल्य ने जो लिखा है वो शासन कला और कूटनीति के बारे में लिखा है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें शासन कला और कूटनीति के बारे में विचार जो प्रस्तुत हुए हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि इन्होंने जो शासन कला के बारे में या कूटनीति के जो विधाएं प्रतिपादित की है, इसके आधार पर हम इनको महान प्रतिपादक कह सकते हैं शासन कला और कूटनीति का। यानी कि कौटिल्य का योगदान शासन कला और कूटनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के विचारधारा के बारे में सालेटोर नाम का एक विचारक है, उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक ध्यान देने योग्य विचारधारा कौटिल्य की विचारधारा है। भारत में सबसे अधिक अगर कोई विचारधारा है जिसको अगर समझा जाए, जिस पे ध्यान दिया जाए, तो वो कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य एक यथार्थवादी और व्यवहारवादी विचारक हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य कोई दार्शनिक या आदर्शवादी नहीं है। कौटिल्य यथार्थवादी है, वो यथार्थ में विश्वास रखते हैं और व्यवहार के आधार पर इन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। कौटिल्य ने जो रचनाएं की हैं या जो शास्त्र दिया है, उसमें राजनीति, राज्य प्रशासन, न्याय, विदेश नीति, नीति शास्त्र सभी विषयों का सार संग्रह है, यानी कि इन्होंने सभी विषयों का समावेश कर लिया है। और जिस ग्रंथ की रचना की है अर्थशास्त्र, वो इतना महान है कि उसमें हर एक पहलू को शामिल किया गया है जो राज्य में या राज्य को महान बनाने में काम आ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र महान क्यों है? अर्थशास्त्र रचना इतनी महान मानने के पीछे कई कारण हैं। जैसे कि पहले तो ये होगा कि कौटिल्य यथार्थवादी व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र में जो भी बातें लिखी गई है वो यथार्थ पे आधारित है, व्यवहारिक है, यानी जिनको प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद इसमें कई सारे विषयों का समावेश है। यथार्थ हुआ, व्यवहारिक। इसमें शासन कला के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। शासन कला की जो विधाएं होती हैं, जब विधियां होती हैं, जिससे एक सम्राट अपने राज्य को किस तरह से संचालित कर सकता है, जिससे वो महान बन सके, उन सब का वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि कौटिल्य ने धर्म से राजनीति का पृथक्करण कर दिया है। ये धर्म के अधीन नहीं है, इन्होंने धर्म को अलग कर दिया, धर्म को साधन माना है। हालांकि धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। अर्थशास्त्र के बारे में कई विद्वानों का मत है कि ये कब
इसकी रचना कब हुई थी? तो जैसे कीथ, जाली और विंटरनिस ये विचारक है, इनका मानना है कि अर्थशास्त्र है ईसा की 3री शताब्दी की रचना है, जबकि कुछ अन्य विचारक जैसे श्याम शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, फ्लीट स्मिथ, गणपति शास्त्री, एन लॉ, DR भंडारकर, इनका मानना है कि अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। हालांकि ये अलग अलग दो मत हैं, लेकिन इस मत को ज़्यादा प्रामाणिक माना गया है, यानी कि इसको सही ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। अब ये है कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, इसके अर्थशास्त्र नाम क्यों दिया है, या फिर इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है। इसमें कुछ बातें अपन जानेंगे। जैसे कि कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का मतलब होता है जीविका और भूमि, यानी ऐसी भूमि जिस पे लोग रहते हैं, जीवन और भूमि जिस भूमि पर लोग रहकर अपनी जीविका अर्जित करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अपने लाभ के लिए लोग काम करते हैं, और पालन के उपाय, यानी वहाँ जो उस भूमि पर जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का पालन करते हैं और उसके उपाय, ये सब अर्थशास्त्र में इस सब का वर्णन है। भूमि में सुव्यवस्था, अर्थशास्त्र में भूमि में सुव्यवस्था पर लिखा गया है, या फिर ऐसे मान सकते हैं अर्थशास्त्र में उनका मतलब ये हुआ कि जीविका, भूमि और इसमें वहाँ पर सुव्यवस्था यानी व्यवस्थित जीवन। उसके बाद वहाँ जो लोग रहते हैं उनका भरण पोषण कैसे हो, या भरण पोषण पे भी बल दिया गया है। इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ में इन सब का निहित किया गया है। शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया गया है, इसमें शासन कैसे हो और उसमें क्या क्या विशेषताएं हो। तो इस प्रकार अगर एक भूमि है उस पर जीवन है, लोग रहते हैं, वहाँ सुव्यवस्था होनी चाहिए और लोगों का भरण पोषण होना चाहिए, उनका अच्छे से शासन कैसे हो, भूमि और उन लोगों का, उन सब का विवेचन अर्थशास्त्र में किया गया है। एक विचारक है अल्तेकर, डॉक्टर अल्तेकर, उन्होंने अर्थशास्त्र की तुलना पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी उससे की है। पाणिनि एक विचारक है, उनकी बुक है अष्टाध्यायी, इससे तुलना किसने करी? अल्तेकर ने की है। अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का वर्णन किया गया है। ये 4 विधाएं हैं आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। आनुवंशिकी का मतलब हुआ दर्शन व तर्क, यानी इस विधा में दर्शन व तर्क से संबंधित बातें हैं। दूसरा है त्रयी, त्रयी का मतलब हुआ धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान। उसी प्रकार वार्ता में कृषि, व्यापार आदि को शामिल किया जाता है। और दंड नीति का मतलब है शासन कला या राजनीति। यह दंड नीति ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस विधा पर लिखा गया है वो है दंड नीति। ये एक मुख्य विषय अर्थशास्त्र का। टोटल विधाएं 4 है, आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। और दंड नीति अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। और दूसरी अर्थशास्त्र की विशेषता ये है कि ये गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई है। अब अर्थशास्त्र में अधिकरण है 15, यानी कि इसमें अध्याय इस 15 भागों में बांटा गया है। इसके अधिकरण है 15। उन 15 अधिकरण में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम आज 15 अधिकरण कौन कौन से हैं और उनमें क्या लिखा गया है, कौन से अधिकरण में, वो भी जानेंगे। तो पहला अधिकरण है विनयाधिकरण। विनयाधिकरण में राजा के जीवन व व्यवहार का वर्णन है। दूसरा है अन्यक्ष प्रचार, जिसमें प्रशासन का वर्णन किया गया है। तीसरा है धर्म स्थेय, इसमें मुकदमे या न्याय संबंधी जो विचार है या कानून है उनको वर्णन किया गया है। चौथा है कंटक शोधन, इसमें दंड विधान, यानी अगर कोई व्यक्ति सामाजिक बाधा पहुंचाए तो उसके दंड कैसे दिया जाएगा, उसके क्या विधि विधान है, उनका वर्णन किया गया कंटक शोधन में। योग व्रत, इसमें कर्तव्य व दंड का वर्णन है, यानी सरकारी कर्मचारी या कोई अराजभक्त है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको उनके क्या कर्तव्य है या फिर उनको क्या दंड दिया जाएगा, उसका वर्णन योग व्रत में है। मंडल योनि, मंडल योनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताए गए हैं, यानी कि कोई शत्रु है तो उसको अपन वश में कैसे कर सकते हैं, इनका वर्णन मंडल योनि में है। शान गुण में शत्रुओं का प्रतिकार, इसका वर्णन किया कि प्रतिकार कैसे कहते हैं। वयस्नाधिकारक में राज्य पर अगर विपत्ति आ जाए तो उस पर कैसे काबू पाए, उनसे संबंधित बातों का उल्लेख है। अभियार्थ क्रम में विजय प्रस्थान से पूर्व जिन बातों का ध्यान रखना है या फिर क्या योजना होगी, उस सब का वर्णन किया गया है। संग्रामिक में युद्ध नियम, संग्रामिक में युद्ध नियम का वर्णन किया गया है। संघ व्रत 11वां अधिकरण है, जिसमें फूट डालने की विधियों का वर्णन किया गया है। 12वां है अवलियस, अवलियस पे निर्बल राजा द्वारा कैसे प्रतिकार किया जाएगा, यानी एक निर्बल राजा पर अगर कोई
प्रबल राजा यानी कि कोई बहुत शक्तिशाली राजा आक्रमण कर दे तो वो कैसे प्रतिकार करे, उसका वर्णन अवलेश में किया गया है। दुर्ग लंबोपाय में दुर्गों पर विजय पाने के उपाय बताए गए हैं। औपनिषद में विष, जादू टोना इन सब यानी विष, जादू टोना इन सब की विधियों का वर्णन किया गया है। और 15वां है अधिकरण, इसमें अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कंटक शोधन, विन्याधिकरण और एक ये संग्रामिक, ये सब इम्पोर्टेंट है। दरअसल जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कोई एक निश्चित रचना नहीं है कौटिल्य की। कौटिल्य के विभिन्न विचारों को अलग अलग जगह से उठाकर उनको एक जगह संजोकर एकत्रीकरण किया गया उनको, वो यही कौटिल्य के विचारों का एकत्रीकरण है अर्थशास्त्र। डॉक्टर पंडित श्याम शास्त्री हैं जिन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और वो ही इस रचना को सबसे पहले प्रकाश में लेकर आए थे। इस कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, इसी रचना और इस अर्थशास्त्र में इनके जो विचार है उसी आधार पर कौटिल्य को भारतीय राज दर्शन का जनक कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति, यानी कौटिल्य की दृष्टि में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई और किस प्रकार हुई। तो कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत का समर्थक है, यानी समझौता सिद्धांत को मानता है। हालांकि कौटिल्य का संविदा सिद्धांत हॉब्स लॉक रूसो से अलग प्रकार का है, उनकी तरह का संविदा सिद्धांत नहीं है। कौटिल्य का मानना है कि जब प्राचीन काल में मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा हो गई थी तो लोगों ने मिलकर मन्नु को राजा बनाया कि जो मन्नु है वो यहाँ राज करेगा और हम उनको टैक्स दे देंगे और वो हमारी बाहरी आक्रमण से और जो आंतरिक अव्यवस्था है उन सब में सामंजस्य स्थापित करेगा। तो कौटिल्य के अनुसार लोगों ने मन्नु को अन्न का 1/6 भाग यानी कि 6ठा भाग, व्यापार का 10वां भाग और सोने का कुछ भाग XYZ यानी जो निर्धारित करेगा राजा वो देंगे और उसके बदले में मन्नु लोगों की रक्षा करेगा और राज्य का शासन सुचारू रूप से संचालित करेगा। इसी संविदा सिद्धांत के साथ साथ कौटिल्य देवी सिद्धांत का भी समर्थक है। कौटिल्य ने देवी सिद्धांत का भी वर्णन किया है। हालांकि ये संविदा सिद्धांत के तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। देवी सिद्धांत का वर्णन इसलिए किया है ताकि लोगों में भक्ति की भावना आए, राज्य के प्रति एक भक्ति भावना है और राजा भी धार्मिक भाव से प्रजा की रक्षा करे और राज्य का संचालन करे। इसलिए कौटिल्य देवी सिद्धांत के भी समर्थक हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम इन सब की प्राप्ति व उपभोग को सही तरीके से संचालित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई थी। अगर राजा अत्याचार करे, हालांकि राजा सुप्रीम था, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं थे, लेकिन अगर फिर भी राजा अत्याचारी बन जाए और वो प्राकृतिक नियम का पालन ना करे तो उसे हटाया जा सकता है। संविदा सिद्धांत की जो धारणा है कौटिल्य की वो पूर्णतः तार्किक है, पूर्ण है और अपेक्षाकृत निर्दोष है, यानी कि ये हॉब्स लॉक और रूसो की तरह नहीं है। ये संविदा सिद्धांत ये एक कौटिल्य का अपना अलग तरह का संविदा सिद्धांत है जो हॉब्स लॉक और रूसो के संविदा सिद्धांत से काफ़ी भिन्नता रखता है। यह पूर्णतः तार्किक है, निर्दोष है और यह एक पूर्ण सिद्धांत है जिस सिद्धांत के आधार पर ही कौटिल्य ने कई जो सिद्धांत दिए अपने, हम उनको पढ़ेंगे, जिसमें पहले है सप्तांग सिद्धांत। हालांकि सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मनु ने भी किया है, भीष्म ने भी किया है, शुक्र नीति में भी इसका वर्णन किया गया है। कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत की जो 7 जो अंग है शरीर, इस सप्तांग सिद्धांत मतलब अंग, शरीर के अंगों की तरह राज्य को समझा जाता है कि राज्य है वो एक शरीर है और इसके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के अंग हैं जिनको कौटिल्य ने 7 प्रकृतियाँ भी कहा है। इससे पहली प्रकृति है स्वामी, यानी इसको सिर मान सकते हैं। ये राजा स्वामी इस राजा को कहा गया है। यह राज्य का प्रधान अंग होता है जो शासन करता है और आदेश देता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को गुणवान होना चाहिए, इसमें सभी गुण होने चाहिए। वो एक महान व्यक्ति होना चाहिए जिसमें सभी गुणों का समूह में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और शासन की आधारशिला होता है। दूसरा अंग है अमात्य। अमात्य मंत्री को कहा जाता है। यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, सचिव होता है, इसको सचिव भी कहा जाता है और यह राज्य की जो शासन है उसका एक अनिवार्य अंग है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद से अनिवार्य परामर्श
का प्रावधान रखा था, यानी कि अगर राजा कोई निर्णय लेगा तो अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करेगा, वो अनिवार्य है। और अगर मंत्रियों ने विवेक सम्मत परामर्श दिया है तो राजा को उसे मानना ही पड़ेगा। मंत्रियों की संख्या कौटिल्य ने नहीं बताई। आवश्यकता अनुसार राजा मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। कौटिल्य ने उस मंत्रियों के साथ जो मंत्रणा की जाती है वो गोपनीय होनी चाहिए। लगभग 3 से 4 लोगों के साथ ही मंत्रणा होनी चाहिए। यानी कि अमात्य भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है राज्य का। तीसरा है जनपद। जनपद का मतलब है जन युक्त भूमि, यानी जिसमें जनता हो और भूमि, इन दोनों को मिला के कौटिल्य ने जनपद कहा है। दुर्ग। दुर्ग कौटिल्य की नज़र में रक्षात्मक व आक्रामक शक्ति का प्रतीक होते हैं और यह राज्य की सुरक्षा और अगर कोई दूसरा आक्रमण कर दे तो बचाव, सुरक्षा, रक्षा, इन सब की दृष्टि से दुर्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कौटिल्य ने 4 तरह के दुर्ग बताए। पहला है औदक, दूसरा है पार्वत, तीसरा है धानवन और वन। औदक दुर्ग, पार्वत, धानवन और वन, ये चारों दुर्ग अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने हैं कौटिल्य ने। उसके बाद है कोश। कोश राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि पहला अंग हुआ राजा और दूसरा हुआ कोश। ये सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण है राजा और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कोश। कोश में उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में लेना चाहिए लोगों से और फिर उसको कोष में संग्रहित करना चाहिए। राजा को अपना कोष इतना अधिक रखना चाहिए कि अगर कोई विपत्ति आ जाए, अगर कोई दूसरा शत्रु आक्रमण कर दे तो लोग भूखे ना मरे और वो अपने राज्य को चला सके। छठा अंग है दंड अथवा सेना। क्षत्रिय तो सेना में जाएगा ही, यानी कि क्षत्रियों तो सेना में भर्ती होते हैं। उसमें अगर आवश्यकता हो तो वैश्य और शूद्रों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन कौटिल्य का मानना है कि ब्राह्मण को सेना में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को बहुत जल्दी राज्य किया जा सकता है। वो अपनी सेना के भेद, अपने राज्य के जो भेद है वो दूसरों को बता देते हैं। कौटिल्य का मानना है कि सेना को संतुष्ट रखना चाहिए। उनकी जो तनख्वाह है, उनकी सैलरी, उनको जो सुविधाएं हैं वो देख के उनको उनको संतुष्ट रखना चाहिए। उनके मन में कोई बात ना रहे, क्योंकि संतुष्ट सेना ही विजय की कुंजी होती है। उसके बाद आता है मित्र। मित्र भी बहुत ज़रूरी होती है राज्य के लिए। कौटिल्य का मानना है कि मित्र आनुवंशिक होने चाहिए, कृत्रिम नहीं। मित्र ऐसे हो जिनसे संबंध विच्छेद की संभावना ना हो, यानी उनसे कभी लड़ाई होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मित्र आनुवंशिक होने चाहिए। और कौटिल्य इस प्रकार ये 7 अंगों के स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड अथवा सेना और मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं जिनको कौटिल्य 7 प्रकृतियाँ कहता है। ये भी एक क्रम से सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य ने स्वामी को माना, उसके बाद कोश को माना और सब अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने 8वें अधिकरण के दूसरे अध्याय में लिखा है कि राजा, राज्य, मिति, प्रकृति, संक्षेप, यानी एक राजा और दूसरा राज्य, ये ही एक राज्य की प्रकृति होती है। दोनों ही महत्वपूर्ण, राजा और राज्य, यानी कि राजा को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि राजा ही राज्य को चलाता है। प्रजा में इतना ज्ञान नहीं होता, तो राजा अगर प्रजा की रक्षा में अपना योगदान देता है तो प्रजा सुखी रहती है। राजा को अपना सुख प्रजा के सुख में ही देखना चाहिए। एक विचारक हैं गिल क्राइस्ट। इन्होंने राज्य के 4 भाग माने, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इनकी दृष्टि से तो कोश है, मित्र हैं, ये जो दुर्ग वगैरह है, इनकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी हम इनको महत्वपूर्ण मानते हैं। कौटिल्य की दृष्टि में ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इनको ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि कौटिल्य ने 8वें अधिकरण में राजा और राज्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। कौटिल्य का योगदान ये है कि राजशास्त्र व राज्य संस्था को इन्होंने लौकिक व धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया, यानी कि राजनीति को इन्होंने लौकिक बनाया और धर्मनिरपेक्ष बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने पुरोहितवाद को कम किया, यानी कि धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी उनको, या धार्मिकता राजनीति पर हावी हो गई थी, उसको कम किया। कौटिल्य ने राजा का वर्णन काफ़ी विस्तार से किया है। जिस राजा के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं कि राजा कौटिल्य की दृष्टि में राजऋषि या एक दार्शनिक से कम नहीं था। राजा का काम था कि प्रजा की रक्षा करे, और प्रजा की रक्षा और प्रजा के सुख में ही राजा का कर्तव्य है, यानी कि उसके अलावा राजा को अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजा अप्राप्त को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और प्राप्त
जो प्राप्त हो गए उसकी रक्षा करने की, यानी प्राप्त का रक्षण, रक्षित को बढ़ाओ और बढ़ी हुई का उपयोग, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसको राजा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मिल गई है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, और अगर रक्षा हो गई है, अगर उसके पास है, फिर भी उसको बढ़ाते रहना चाहिए, और फिर जो बढ़ी हुई चीज़ है उसका उपभोग करना चाहिए। ये सब राजा के कर्तव्य हैं। आय और व्यय का पूरा हिसाब राजा को रखना चाहिए, और जिस व्यक्ति के थ्रू राजा आय और व्यय का पूरा हिसाब रखता है उसको समाहर्ता कहा जाता है। उसके बाद इस तरह से तो कौटिल्य का राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन कौटिल्य ने भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं इससे वजह से कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं हो सकता। जैसे कि पहला अनुबंधवाद, यानी लोगों ने राजा के समझौता किया है, अगर राजा अत्याचार करेगा और गलत रास्ते पर चलेगा तो वो उसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद राजा ने देवी सिद्धांत के थ्रू धार्मिक नियम और रीति रिवाजों के आधार पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। दूसरी मंत्री परिषद की सत्ता, क्योंकि अनिवार्य परामर्श है तो उसको माननी पड़ेगी राजा को बात, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, तो मंत्री परिषद की सत्ता भी एक प्रतिबंध है। दूसरा है जनमत और जनता का नियंत्रण, ये भी एक राजा पर प्रतिबंध है, क्योंकि जनता उस राजा को हटा सकती है। दूसरा राजा का व्यक्तित्व, उसकी शिक्षा और पक्ष, इन सब से भी राजा में जो संस्कार है, राजा के जो गुण हैं, वो भी राजा को निरंकुश बनने से रोकते हैं। इस तरह ये राजा पर इतने प्रतिबंध हुए और राजा के कर्तव्य। सबसे महत्वपूर्ण होता है राजा सप्तांग सिद्धांत में राजा महत्वपूर्ण है, उसके बाद कोश। इस तरह कौटिल्य ने बहुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है राज्य की उत्पत्ति और राजा के बारे में। हमने कौटिल्य की राज्य की व्यवस्था और राजा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है वो काफ़ी व्यापक और यथार्थवादी विचार हैं कौटिल्य के। कौटिल्य का राज्य देखें तो कौटिल्य का राज्य कल्याणकारी प्रवृत्ति का है। कौटिल्य ने अष्टादश तीर्थ का वर्णन किया है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में। इसका मतलब होता है विभागाध्यक्ष, यानी जो विभिन्न विभाग होते हैं राज्य के, उनके जो अध्यक्ष है उनको अष्टादश तीर्थ, अष्टादश का मतलब तो 18 हुए, 18 विभाग, यानी 18 विभागों का उल्लेख किया है इन्होंने। और तीर्थ किसको कहा जाता है? जो विभाग होते हैं उसके अध्यक्ष को तीर्थ कहा जाता है। तो इनके विभिन्न नाम हैं, जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वावारिक, अंतर्वेशिक। अंतर्वेशिक मतलब अंगरक्षक होता है। समाहर्ती यानी कलेक्टर जनरल, सन्निधात्री, मुख्य कोषाध्यक्ष। मुख्य कोषाध्यक्ष को सन्निधात्री कहा जाता था। परवेष्टरी का मतलब होता है आयुक्त। नायक यानी नगर का रक्षक। व्यवहारिक दीवानी न्यायाधिकारी यानी जो न्याय से संबंधित होते हैं। कार्यांतिक कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल सेना विभाग का जो दंडपाल, दुर्गपाल, पौर नगर का प्रधान, पौर नगर के प्रधान को। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, कार्यांतिक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और नायक यानी नगर रक्षक। एक ये कारखानों का अध्यक्ष, ऐसे पूछ सकते हैं कारखाना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र के अनुसार, तो उसे कार्यांतिक कहेंगे। तो ये हो गए थे अष्टादश तीर्थ, यानी ये जो विभाग अध्यक्ष है इनका वर्णन कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में किया है। और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने कई सारे नियमों और विधियों का उल्लेख किया है। इनका विवेचन काफ़ी यथार्थवादी है और व्यापक है, जिसके आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उन सब का कौटिल्य ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने गुप्तचर व्यवस्था के बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर बहुत बल दिया है, क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था एक राज्य के शासन और अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। गुप्तचर व्यवस्था में निगरानी पर बल दिया गया है। इसका एक अलग विभाग स्थापित किया गया है जो केवल गुप्त चरों की व्यवस्था, उनके जो प्रशासन है उस पर बल देता है। कौटिल्य ने कई सारे गुप्तचरों का वर्णन किया है, जैसे कापाटिक, उदास्तिक, गृहपातक, तापस, वैदेहक, मंत्री, तीक्ष्ण, भिक्षुकी, रसद। ये विभिन्न तरह तरह के गुप्तचर होते हैं। कौटिल्य ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था में महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया, यानी कि राजा एक महिला को भी गुप्तचर बना सकता है और एक पुरुष को भी बना सकता है, यानी मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है। लिंग के आधार पर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। गुप्तचर में महिला को भी गुप्तचर बना दिया और पुरुष को भी बना सकते हैं।
कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था हो चाहे मंत्रियों की मंत्रणा हो, उसमें गोपनीयता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुप्तचर व्यवस्था में सांकेतिक भाषा और लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। गुप्तचरों को विभिन्न प्रकार के वेश बनाकर जनता के बीच जाना चाहिए। वो लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं, या अगर कोई शत्रु देश में घुस आए, या फिर जो जनता है वो सुखी है या नहीं, कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो गुप्तचरों को अलग अलग जगहों पर भेजकर राजा ऐसी जानकारी जुटा लेता था और उसके आधार पर राजा अपने योजनाएं बना सकता है। इस प्रकार कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर भी काफ़ी बल दिया है। अब हम पढ़ेंगे कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था। कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था क्या है और किस तरह इन्होंने जो उन न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया था। कौटिल्य के अनुसार न्यायिक व्यवस्था राज्य का प्राण होती है। न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए। और कौटिल्य ने जो न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान था उसमें 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया। पहला था धर्मस्थलीय न्यायालय और दूसरा कटक सूत्रीय, जिसको आधुनिक में जैसे दीवानी और फौजदारी 2 तरह के न्यायालय होते हैं, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी 2 तरह के न्यायालयों का वर्णन किया, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। दीवानी या धर्मस्थलीय न्यायालयों में व्यवहारिक और जो नागरिकों के बीच में जो विवाद होते थे उनकी सुनवाई होती थी, और कंटक शोधन यानी फौजदारी में शत्रु से संबंधित मामलों की सुनवाई होती थी। दूसरा, न्यायिक संगठन। कौटिल्य के न्यायिक संगठन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सूचक, यानी इसमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की तरह इसको न्यायिक व्यवस्था को संगठित किया गया। जैसे कि 10 गांव है तो उनके बीच में एक न्यायालय स्थापित किया गया, संग्रह न्यायालय। 400 गांव है तो द्रोणमुख न्यायालय स्थापित किया गया। 800 गांव है तो उसमें स्थानीय न्यायालय, 800 गांवों के बीच स्थानीय न्यायालय स्थापित किया गया। संपूर्ण जनपद के ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और कई गांवों के बीच कौटिल्य पंचायती न्यायालय के स्थापना का भी सुझाव दिया था, जहाँ पर ग्रामीण वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं और वहाँ के सामंत मिलकर छोटे मोटे विवाद सुलझा सकते हैं। लेकिन इन सब न्यायालयों का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा ही होता था। कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष थी, राजा नियम बना सकता था और सर्वोच्च निर्णय राजा का ही होता था। लेकिन कौटिल्य ने अपनी न्यायिक व्यवस्था में भेदभाव भी किया है, अवस्था के आधार पर, लिंग के आधार पर और वर्णगत आधार पर, यानी इनके आधार पर कुछ वाजिब भेदभाव किए जा सकते हैं। इस प्रकार कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष थी और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का भी सूचक थी। अब है कौटिल्य के कानून पर क्या विचार है। तो कौटिल्य के अनुसार कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल ही होने चाहिए, और इन्होंने 4 स्रोत बताए थे कानून के। पहला था धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रजा और चौथा न्याय। यानी कि ये कानून बनाने के स्रोत हैं। यहाँ से जो विचार आएंगे, यहाँ पे जो आवश्यकता के अनुसार राजा कानून बना सकता है। राजा के आदेश भी कानून माने जा सकते हैं। राजा को शक्ति है कि वो कोई आदेश दे तो उसका प्रजा पालन करे। इस प्रकार राजा के आदेश भी एक तरह से कानून ही होते हैं। लेकिन धार्मिक जो कानून है उनको सर्वोच्च स्थान दिया कौटिल्य ने, क्योंकि धर्म एक राजा पर प्रतिबंध है जिसके आधार पर राजा अत्याचारी नहीं बनेगा। उसके बाद है कौटिल्य की दंड व्यवस्था पर विचार। दंड व्यवस्था अर्थशास्त्र का भी मुख्य विषय है और ये राज्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर दंड की व्यवस्था नहीं होती तो अत्याचार बढ़ जाएंगे। इसलिए दंड की व्यवस्था ज़रूरी है और राजा को चाहिए कि वो दंड एक अच्छे प्रकार से दंड व्यवस्था को मेंटेन करके रखे। तो इसके लिए कौटिल्य ने कई प्रकार के प्रावधान किए हैं। पहला तो ये है कि इसमें समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी इसमें भेदभाव किया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव हो सकता है। जैसे महिला है, बालक है, तो इनको ये निर्बल होता है तो इनके इस आधार पर भी इनको कम दंड दिया जाता है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दंड की व्यवस्था की। पहला शारीरिक दंड, दूसरा आर्थिक, तीसरा कारागार। यानी एक तो शारीरिक जैसे पीटना, कोड़े मारना, तो आर्थिक जिसको जुर्माना लगाया जाएगा, और तीसरा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके लिए कौटिल्य ने समुचित कारागारों की व्यवस्था का भी सुझाव दिया। और आर्थिक दंड में पहला है प्रथम साहस, जिसमें 48 से 96 पर्ण का दंड दिया जाता है। दूसरा है मध्यम, जिसे 200 से 500 पर्ण, और उत्तम में 500 से 1000 पर्ण का दंड दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के दंड की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि ये राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था, राज्य के सुव्यवस्थित संचालन के लिए ज़रूरी हो जाता है।
उसके बाद कौटिल्य के अर्थव्यवस्था पर क्या विचार है। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य के सफल संचालन के लिए अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर राज्य सुअर्थ की दृष्टि से समृद्ध नहीं है तो वो एक सफल राज्य नहीं हो सकता। तो कौटिल्य ने कहा कि जो बड़े उद्योग है वो तो राजा के नियंत्रण में रहेंगे, यानी राज्य के नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन जो छोटे उद्योग है उन पर प्रजा का निजी स्वामित्व हो सकता है। इसके बाद अर्थ उत्पादन, उसके वितरण और उपभोग पर भी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद है कर व्यवस्था। कर व्यवस्था के बारे में कौटिल्य के क्या विचार है। कौटिल्य ने कर व्यवस्था का भी काफ़ी विशद वर्णन किया है और यथार्थवादी और यानी कि जो व्यवहारिक वर्णन है वो किया है। कौटिल्य ने कहा कि व्यापार और उद्योग बढ़े, कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यापार में भी वृद्धि हो, उद्योगों में भी वृद्धि हो, जिससे अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो। धार्मिक जो चीज़ें हैं उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। जो शैशव उद्योग यानी कि छोटे छोटे उद्योग लोग उद्योग शुरू ही करते हैं तो उन पर भी शुरुआत में कर नहीं लगाया जाना चाहिए या फिर कम लगाना चाहिए। उसके बाद कौटिल्य की जो कर व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है और यथार्थवादी है। कौटिल्य ने वित्तीय लेखों की व्यवस्था का भी विवेचन किया है और राज्य के लेखों का लेखा जोखा रखने की का भी उन्होंने सुझाव दिया है। यानी कि जो राज्य में जो भी कर या फिर धन इनसे संबंधित जो भी लेखा जोखा है वो राजा को रखना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने इन सब विचारों पर बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, कौटिल्य की विदेश नीति क्या है। अब हम पढ़ेंगे कौटिल्य की वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति, यानी कि विदेश नीति पर कौटिल्य के क्या विचार है। उनके संबंध में कौटिल्य ने 2 सिद्धांत दिए हैं। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है सांडगुणीय नीति। मंडल सिद्धांत हम पहले पढ़ने वाले हैं। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को हम इस प्रकार समझ इस चार्ट से, इसके मध्य में होता है विजिगीषु, यानी कि ये अपना राजा है विजिगीषु जो विजय की इच्छा रखता है, यानी कि जो जीतने की सामर्थ्य है, जो चक्रवर्ती बनना चाहता है, जो दूसरे राज्यों को खुद में मिलाना चाहता है, और इसको मंडल भी कहा जाता है। विजिगीषु के सामने यानी कि आगे की साइड 5 राजा होते हैं या 5 राज्य होते हैं और पीछे की साइड भी 4 होते हैं। पीछे जो ये अरि होता है ये इसका शत्रु है और ये इस अरि का जो पड़ोसी है ये विजिगीषु का मित्र है और ये मित्र है ये इसका दोस्त है, तो विजिगीषु का शत्रु हुआ और ये इसका शत्रु है और फिर ये अरि मित्र का मित्र, यानी कि ये इसका मित्र है तो विजिगीषु का भी मित्र हुआ। और इन तीनों अरि मित्र, शत्रु और अरि मित्र का मित्र, इन तीनों की सीमाओं से लगने वाला है उदासीन एक राजा, यानी कि ये उदासीन है, इसकी ना कोई दुश्मनी है और ना कोई दोस्ती है। ये इनका मुकाबला भी कर सकता है और इनकी सहायता भी कर सकता है। और ये एक मध्यम राज्य है जिसकी सीमा इससे भी लगती है और इससे भी लगती है, तो ये अपने हिसाब से जिस जहाँ फायदा होगा उसके साथ मिल सकता है। इस प्रकार ये टोटल 12 राज्य है। पीछे की साइड पार्श्वनिक ग्रह यानी कि पीठ का शत्रु, फिर आक्रांता पीठ का मित्र, पीठ के मित्र का मित्र और पीठ के शत्रु का शत्रु, इस प्रकार ये 2 राजा और हुए। इस प्रकार ये टोटल मिला के 12 राज्य हुए। और इस प्रकार ये विजिगीषु को अपनी नीतियाँ या जो युद्ध करने की योजना है वो किस प्रकार बनानी चाहिए इसका वर्णन कौटिल्य ने किया है कि अगर ये पड़ोसी कभी भी मित्र नहीं हो सकता और पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो मित्र हो सकता है और मित्र का पड़ोसी है वो भी मित्र नहीं होता है। ये अरि मित्र यानी कि इसका मित्र है और ये है फिर ये इस शत्रु हुआ, तो फिर ये विजिगीषु का अरि मित्र का मित्र है, यानी कि इसका मित्र है तो ये इसका भी मित्र। उदासीन राजा है ये, तो ये इन तीनों का भी साथ दे सकता है और मध्यम राजा दोनों को अपने हिसाब से किसी का भी साथ दे सकता है। इसको हम इस तरह से समझिए, यानी कि हमें याद ये रखना है कि ये पीछे वालों को 4 इनके नाम क्या है और आगे वाले क्या है। ये 5 और 4 यानी कि टोटल 12 राज्य होते हैं। 1 2 5 7 और 5 12, एक ये 5 5 10 2 12 राज्य। विजय की इच्छा रखने वाला विजिगीषु। उसके बाद है सांडगुणीय नीति, यानी 6 लक्षणों वाली नीति। इसमें कौटिल्य ने 6 लक्षणों का वर्णन किया है
जिसके आधार पर एक राजा को अपने युद्ध में या अपने राज्य की जीत सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से व्यवहार करना है। ये 6 लक्षण बताए गए हैं कि किस तरह से एक राजा को निर्णय लेना चाहिए। पहला है संधि। संधि यानी कि राजा संधि कर सकता है दूसरे राजा के साथ। संधि राजा अपने अगर दुर्बल है तो उसको दबा सकता है, अगर प्रबल है शत्रु तो उसके साथ संधि करके राजा अपने युद्ध को समाप्त कर सकता है। उसके बाद है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है युद्ध करना। यान का मतलब आक्रमण करना। विग्रह, ये दोनों लगभग एक जैसे ही है। विग्रह इससे थोड़ा सा आगे है। उसके बाद आसन यानी तटस्थ बना रहे राज्य, कुछ नहीं करे। उसके बाद संश्रय यानी बलवान का आश्रय। अगर किसी प्रबल यानी शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया है तो उसे किसी दूसरे शक्तिशाली राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। द्वैती भाव का मतलब एक से संधि कर लो और दूसरे से विग्रह कर लो। इस प्रकार ये 6 लक्षणों वाली नीति है जिसे सांगुणीय नीति कहा जाता है। विदेश नीति में कौटिल्य का ये बहुत बड़ा योगदान है। उसके पश्चात कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद ये इन लक्षणों वाले नीति को अपनाने की भी परामर्श दिया है कि अगर राजा प्रबल है या सामने कोई आक्रमण करते उसको साम या दाम या दंड या भेद, इनमें से किसी के आधार पे हमें उसके साथ संधि या विग्रह यानी कि हम अपनी योजना के अनुसार काम कर सकते हैं। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था यानी भेद के लिए कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था का विशद वर्णन किया है। इसके अलावा कौटिल्य ने दूत व्यवस्था का भी विचार रखा है, दूत व्यवस्था का भी वर्णन किया है। दूत इन्होंने 3 प्रकार के बताए, एक है निःसृष्टार्थ, दूसरा है परिमितार्थ और चौथा है शासनहार। प्राण दंड नहीं दे सकते दूतों को। कौटिल्य ने कहा है कि दूत व्यवस्था में प्राण दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, हम उसे प्राण दंड नहीं दे सकते। इसके अलावा सैन्य बल पर भी कौटिल्य ने विशद वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार सैन्य बल बहुत ज़्यादा आवश्यक है और कौटिल्य ने सेना में चतुरंगी सेना का समर्थन किया है, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ शामिल होते हैं। हाथी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हाथी वाली सेना को कौटिल्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेना माना है। उसके बाद कौटिल्य ने पैदल सैनिकों में भी कई तरह के सैनिक बताए। पहले है वंशानुगत, वैतनिक यानी व्रत, दूसरा श्रेणीगत, मित्र या कबायली। ये इतने प्रकार के पैदल सैनिक हो सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार क्षत्रियों को सेना में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो वैश्यों को भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े शूद्र को भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को सेना में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनको थोड़ी सी भी दीक्षा ज़्यादा देकर इनको राजी कर सकते हैं और राज्य के राज जान सकते हैं कोई शत्रु राजा। तो इस प्रकार ये सेना के लिए सही नहीं है। उसके अलावा कौटिल्य के अनुसार सेना संतुष्ट होनी चाहिए, उनकी वेतन या उनको जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी उनको प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि संतुष्ट सेना ही विजय की कुंजी है। हमने पहले भी ये पढ़ा है। इसके अलावा कौटिल्य ने युद्ध में राजा के पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए ये बताया है। युद्ध में अगर राजा को युद्ध करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी 3 शक्तियाँ होनी चाहिए, वो है पहली है उत्साह शक्ति, दूसरी है प्रभाव और तीसरी है मंत्र। उत्साह शक्ति का मतलब है नैतिक बल, यानी उसकी जनता में और उसमें इतना नैतिक बल होना चाहिए कि वो युद्ध में भाग लेने के लिए उत्साहित हो। दूसरा है प्रभाव शस्त्र। प्रभाव शक्ति का मतलब है उसके पास शस्त्र, सेना, जो भी आवश्यक उपकरण है, हथियार है, वो सब होने चाहिए। तीसरी है मंत्र या मंत्रणा या कूटनीति। ये राज्य में युद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। उसके बाद युद्ध के कौटिल्य ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रकाश या धर्म युद्ध, कूट युद्ध और तूष्णीं युद्ध, यानी कि ये 3 युद्ध। प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध जो एक सुव्यवस्थित युद्ध होता है जिसमें युद्ध की घोषणा होती है और धर्म के अनुसार युद्ध होता है। कोई भी कैसे समझ सकते हैं इसको कि कुटिलता नहीं होती उसमें, मतलब किसी भी तरह की व्यवहारिक या फिर जो बहुत ज़्यादा गलत हो वैसा व्यवहार नहीं किया जाता प्रकाश या धर्म युद्ध में। उसके बाद कूट युद्ध, उसमें कूटनीति के आधार पर युद्ध किया जाता है, चालें चली जाती है। उसका तूष्णीं युद्ध, इसमें सैनिक विष का भी प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा। ये सबसे घृणित युद्ध होता है तूष्णीं युद्ध, और सबसे अच्छा माना जाता है प्रकाश युद्ध। इस प्रकार कौटिल्य ने विदेश नीति को भी विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने इनका मंडल सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, सांगुणीय नीति की 6 लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और इन चारों का भी कौटिल्य ने विस्तृत वर्णन किया है। दूत व्यवस्था में 3
3 प्रकार के दूतों का वर्णन किया है। सैन्य बलों में इन्होंने चतुरंगी सेना का वर्णन किया है। उसके बाद युद्ध में इन्होंने 3 शक्तियाँ बताई है, उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। उसके बाद युद्ध के इन्होंने 3 प्रकार, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तुष्णीय युद्ध। इस प्रकार कौटिल्य की विदेशिक नीति यहाँ पूरी होती है। और अब हम कुछ और बातें जानेंगे कौटिल्य के बारे में। इस प्रकार हमने कौटिल्य के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ लिया और अब हम कुछ विचारकों के साथ कौटिल्य की तुलना करेंगे कि कौटिल्य के विचार और उन विचारकों के विचार किस तरह से मिलते हैं और हमारे भारतीय महान राजनीतिक विचारक कौटिल्य कितने महान है। उनके विचार उन विचारकों से पहले काफ़ी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए थे। तो सबसे पहले है प्लेटो और कौटिल्य, इनमें क्या संबंध है। कौटिल्य और प्लेटो दोनों सावयव संगत यानी कि शारीरिक यानी आंगिक सिद्धांत के समर्थक हैं। दूसरा, दोनों वर्गीय व्यवस्था के समर्थक है। प्लेटो भी अपने राज्य में 3 वर्ग बताता है और कौटिल्य 4 वर्गों की व्यवस्था के समर्थक है। दोनों एक व्यक्ति के शासन पर बल देते हैं, शासक की उचित शिक्षा पर दोनों बल देते हैं। लेकिन इन समानताओं के बावजूद भी ये कुछ कौटिल्य और प्लेटो में असमानताएं भी है। जैसे कौटिल्य यथार्थवादी है और प्लेटो आदर्शवादी है। कौटिल्य स्त्रियों को इतने महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है, लेकिन प्लेटो अपने राज्य में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। और प्लेटो अपने राज्य में साम्यवादी व्यवस्था करता है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार कौटिल्य के विचार प्लेटो से मिलते हैं, लेकिन असमानताएं भी हैं। उसके बाद है कौटिल्य और अरस्तु। कौटिल्य और अरस्तु में काफ़ी समानता है, क्योंकि कौटिल्य और अरस्तु दोनों एक तो समकालीन हैं और दोनों अपने समय के महान विजेताओं के समकालीन हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और अरस्तु अलेक्जेंडर के टीचर थे। उसके बाद दोनों ने राजशास्त्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। दोनों आंगिक राज्य यानी सावयव प्राणी मानते हैं, राज्य को आंगिक सिद्धांत के समर्थक हैं। दोनों यथार्थवादी हैं और वास्तविकता पर आधारित सिद्धांतों को प्रदान करते हैं। उसके बाद धर्म व नैतिकता को दोनों महत्व देते हैं। उसके अलावा कौटिल्य और अरस्तु में असमानताएं भी हैं। असमानता ये है कि कौटिल्य का आदर्श है वो नगर राज्य है, लेकिन अरस्तु का जो आदर्श है वो नगर राज्य है और कौटिल्य का जो आदर्श है वो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के साथ साथ प्रशासन, नीति, कूटनीति, न्याय व्यवस्था आदि पर भी बहुत ज़्यादा विचार लिखता है और इनकी महान महान रचनाएं हैं। इन सब से विचार प्रकट किए, जबकि अरस्तु ने केवल राज्य पर ही अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार कौटिल्य और अरस्तु में भी समानता और असमानताएं दोनों हैं। उसके बाद है कौटिल्य मैकियावली। नेहरू जी ने कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा है और कौटिल्य और मैकियावली में काफ़ी समानताएं हैं। मैकियावली तो आधुनिक युग में आया था, जबकि कौटिल्य ने अपने विचार पहले प्रस्तुत कर दिए थे। इसलिए इसे मैकियावली का अग्रदूत कहा जाता है और इसे भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। दोनों में समानता ये है कि दोनों ने शासन कला पे लिखा है, स्टेट क्राफ्ट का वर्णन किया है। उसके बाद अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मैकियावली की द प्रिंस, इन दोनों में इन्होंने शासन कला का विशद वर्णन किया है। दोनों ने धर्म और नैतिकता का पृथक्करण किया है राजनीति से और वह लक्ष्य कौटिल्य और मैकियावली का मानना है कि अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है तो सभी साधन उचित हो सकते हैं। दोनों ने वैदेशिक उपायों में नैतिकता को महत्व नहीं दिया है, यानी कि छल कपट धूर्तता कुछ भी करो जीतना ज़रूरी होता है। उसके बाद राष्ट्रवादी है, दोनों एकता पर बल देते हैं। उसके बाद ये है कि दोनों अनुभविक है, अपने अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उसके बाद इतिहास के अध्ययन पर बल दिया है दोनों वीर पूजा में विश्वास करते हैं। दोनों के आदर्श हैं विश्व विजेता शासक, यानी कि उस समय के जो विश्व विजेता शासक थे वो दोनों कौटिल्य और मैकियावली के संग खास थे और दोनों के आदर्श थे। उसके बाद है कि कौटिल्य और मैकियावली में भिन्नता भी है। कौटिल्य संपूर्ण मानव जीवन पर लिखता है, जबकि मैकियावली केवल राजनीति पर, और कौटिल्य राज्य और शासन व्यवस्था पर लिखता है, लेकिन मैकियावली केवल राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देता है। इस प्रकार हमने इनकी तुलना की और अब हम संक्षिप्त में जानेंगे कि कौटिल्य का क्या योगदान है भारतीय राजनीति दर्शन में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक विचारों का सार है। एक स्वतंत्र
विषय के रूप में कौटिल्य ने राजनीति की विवेचना की है, क्योंकि इससे पहले राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसी ने भी नहीं माना। उसके बाद लोक कल्याण का राज्य के जनक है कौटिल्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का इन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया हमारे सामने। उसके बाद कौटिल्य यथार्थवादी है और दूरदर्शी विचारक है। उनके विचार आज भी हमारे बहुत काम आते हैं। उसके पश्चात ये है कि सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, इस पर कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। कौटिल्य के बारे में विचार विदेश नीति, कूटनीति, प्रशासन, न्याय, इन सब पर जो विचार है वो अमूल्य है। वो आज भी हमें अपने सफल राज्य संचालन के लिए बहुत काम आते हैं। इस प्रकार हमने ये पढ़ा कौटिल्य के सभी विचार संक्षिप्त में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा करने की। थैंक यू।